को दुनिया के लोकतंत्र मानने वाले लोग भारत को लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं। लोकतंत्र है तो हम हैं, लोकतंत्र नहीं है तो हम भारत के लोग नहीं हैं। ये समझने की बात है। मेरे बातों को सुनने वाले सभी को नमन करता हूं। ये संविधान बना के बाबा साहब जब 1956 में ये संविधान लिखकर, संविधान में देकर, हमारे आजादी देकर जब संविधान को लागू करवा दिए तो बाबा साहब 1956 में 1956 में काठमांडू गए। आप कितने लोगों को जानकारी है कि बाबा साहब नेपाल काठमांडू में गए थे? थोड़ा हाथ उठाएंगे, थोड़ा हाथ उठाएंगे, मैं देखना चाहता हूं। मंच में भी आप लोग उठाएंगे, कितने को जानकारी है कि बाबा साहब काठमांडू गए थे? बाबा साहब नेपाल गए। नेपाल के राजा उस समय हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाते थे। आप लोग डेमोक्रेसी में पैदा हुए, मैं राजशाही में पैदा हुआ। सवाल खड़ा है, यूरेशिया से आए लोगों के द्वारा बनाए गए देवी देवता और भगवान विष्णु का अवतार और हिंदू सम्राट के नाम से, हिंदू देश के नाम से जाने जाते दुनिया में देश नेपाल। उस नेपाल के हिंदू शाही के समय, क्रूर दमनों के समय, अत्याचार के समय में पैदा हुआ था। और आज मैं अच्छी बात बताना चाहता हूं। बाबा साहब ने विश्व बौद्ध सम्मेलन में उन्होंने संबोधन करते हुए बुद्ध और मार्क्सवाद पर उन्होंने चर्चा किया था। बाबा साहब ने नेपाल के राजाओं को कहे थे कि राजा, यदि आप सुधर गए, नेपाल में आपकी व्यवस्था की सुधार हुई तो लंबा आयु होगा, यदि सुधार नहीं हुई तो राजा राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और हिंदू शाही और हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगा और नेपाल में लोकशाही आ जाएगी। 1956 में कहे। आप समझिए, जिस समय बाबा साहब के उस बातों को लेकर के चलने वाले लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे। उस समय बाबा साहब काठमांडू में कहे, नारायण हिटी राज दरबार के त्रिभुवन भवन में राजा महेंद्र ने आपको आमंत्रित करके लाए और वहां पूछे कि मेरे देश के संविधान भी बनानी है, नेपाल का संविधान भी बनाना है, तो डॉक्टर अंबेडकर आप ये बताएं कि कितने देश दिन में हमारे देश के संविधान लिख देंगे? बाबा साहब ने कहा, मेरा सेहत तो बहुत खराब है, लेकिन मैं आपको 5 दिन में आपका देश का संविधान लिख दूंगा। साथियों, सोना के महल में, सोना के थाली में, सोना के चमचा से खाने वाले दुनिया के जीव यहूदी रेशम शासकों के घर में बाबा साहब जैसे बच्चा पैदा नहीं हुए। ये बात समझने की बात है। और बाबा साहब ने जब नेपाल का संविधान 5 दिन में लिख दिए होते तो हम हिंदू राष्ट्र में पैदा नहीं होते, हमारी दशा और दुर्दशा आज बदल गया होता। SC ST OBC माइनॉरिटियों, ये 4 पिलर है। इस 4 पिलर को आजादी और शासन में हुक्मरान बनने का जो है शासन में अधिकार मिल गया होता, संख्या अनुपात में हमारी भागीदारी हो जाती और जनगणना आज जो आवाज उठ रही है वो जनगणना हो गया होता, क्योंकि हमारे लोग वहां बैठे होते। नेपाल में संविधान नहीं बना। भारत से जाकर के मिश्रा जी, शुक्ला जी, झा जी, दुबे चौबे जी के प्रतिनिधि जाकर के नेपाल में 6 बार संविधान लिखे। और वो प्रतिनिधि कहां से जाते थे? बनारस से जाते थे। और बनारस से जाने वाले प्रतिनिधि
नेपाल का संविधान लिखते थे और नेपाल में जितना बौद्धों का बिहार था, गुम्बा था, उस सब को समाप्त करने का काम करते थे कानूनी तरह से। कबीर मानने वालों को सजा होता था, गुरु नानक मानने वाले को सजा होता था, बौद्धों के साथ अत्याचार होता था और माइनॉरिटी के साथ यानी मुस्लिम समाज के साथ भी अत्याचार होता था, क्रिश्चियन समाज के साथ भी अत्याचार होता था। और यहां से जाकर के कानून बनाते थे। हम लोग ने लड़ाई लड़ी, बाबा साहब का एजेंडा 40 साल पहले हमने नीला झंडा, नीला रंग और ये संविधान को हमने भारत से नेपाल में ले गया। माननीय कांशीराम साहब से प्रेरणा प्राप्त करके 1972 में हमने दिल्ली में एक मीटिंग में, ऐसे ही मीटिंग में हमने सुना उनकी बातों को और हमने नेपाल में बाबा साहब का झंडा, एजेंडा और माननीय कांशीराम साहब के प्रेरणा से हमने इस संविधान को, नया संविधान में भारत की तरह है, हमें हक आजादी मिलनी चाहिए, संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये हमने वो आवाज उठाया और 15 साल पहले नेपाल में राजशाही खत्म हुई और संविधान सभा से संविधान बना। मैं उस संविधान सभा में दोनों में था। SC ST OBC की संख्या अनुपात में भागीदारी का लड़ाई लड़ा। नेपाल में कोई आरक्षण नहीं है, नेपाल में कोई सुविधा नहीं है, यहाँ पेंशन नहीं मिल जाता है, नेपाल में कोई सुविधा नहीं है। नेपाल में 3-4% ब्राह्मण मनुवादी हैं और 88-90% हम लोग हैं। जो अवस्था यहाँ की है वही अवस्था नेपाल का है। तो मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि नेपाल के SC ST OBC को कोई अधिकार नहीं है। हमने 16-17 में जो अधिकार लिया, 19 दिन फास्टिंग बैठ करके 14 दिन संसद को अकेले घेरा। मैं साथियों बताना चाहता हूँ जो लड़ाई हमने नेपाल में लड़ा, अभी संविधान बचा करके संसद में लड़ने के लिए आपको चंद्रशेखर भाई को कंधे में कंधे बैठा करके, मिला करके, दिल और दिमाग में रख करके, तन मन धन से सहयोग करके चंद्रशेखर भाई को यदि आप संसद में लड़ने के लिए फाइटर बन के बनाएंगे तो मुझे विश्वास है दूसरा अंबेडकर फिर भारत में पैदा होगा। मैं किसी जात का अपमान और सम्मान नहीं करना चाहता हूं। मैं OBC महासभा को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके अंदर जो ताकतें हैं उस ताकत को, सभी के ताकत के साथ जोड़ करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप सबको मिल के आगे की बढ़ने की आवश्यकता है और नेपाल और भारत एक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। मुझे भरोसा और विश्वास है कि 27 से पहले सत्ता परिवर्तन हो सकता है तो हो। यदि 27 से पहले सत्ता परिवर्तन नहीं हुई तो जो जुर्म हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, हमारी रोटी, हमारे काम, हमारे नौकरियां, हमारी शिक्षा हमसे छीनी जा रही है। तो ये लड़ाई हमें सारे मिल करके लड़नी चाहिए और इसको पूरा करने चाहिए। 27 के बाद न भारत में दोबारा वो मनुवादियों का शासन आना चाहिए, न आने देना है। यदि अपने ही समाज के लोग कोई है तो उनको खबरदार कहिए और कहिए 27 के बाद अब SC ST OBC और माइनॉरिटियों का यानी बहुजन मूल निवासियों का राज स्थापित होगा। जनगणना हम कराएंगे और शिक्षा स्वच्छ देश में फ्री करेंगे। ये वादा आपको करना होगा साथियों। मंच में बैठे तमाम हमारे अतिथियों से निवेदन करना चाहता हूं, 60 साल से वह माता हो या बहन हो, ज्यादा उम्र वाले जो हमारे नेता महानेता हैं, उन सबको सम्मान करते हुए उनका प्यार मोहब्बत कीजिए। लेकिन राजनीति में दुश्मनों के साथ मिल के खाने का जो रास्ता है हो सकता है इसके बाद बंद कर दीजिए। आप नौजवानों को ये करना होगा। ये मंचा सिंह हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, ये फ्यूचर है हमारे। आप नौजवान हमारे फ्यूचर है, हमारे भविष्य है। नेपाल के धरती में मैं पैदा हुआ,
लेकिन जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ, बौद्धों के साथ, क्रिश्चियन के साथ, मुसलमान के साथ, गुरु नानक कबीरों के साथ, संत रविदासियों के साथ जो हुक्मरान के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे करके जो पढ़ाई होती है उसमें वो बदमाशी करते हैं, ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए। और ये सजा ये सरकार देता है तो ठीक है, नहीं 27 के बाद आपको आएगा तो आपको उसको फांसी में चढ़ाने के लिए आप लोग को तैयार होना होगा। विचार की क्रांति, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि बंदूक से एक लोगों का मृत्यु हो सकता है, लेकिन विचार के क्रांति से, विचार के क्रांति से हजारों हजार लोग मर सकते हैं। तो आपको विचार की क्रांति करनी है। नेता का भाषण सुन लिए, ताली बजा दिए, कान में ले लिए, सामने गए, घर में भूल गए, ये काम हमें नहीं करना है। यहां लाना है, यहां इधर से आया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से गया। कहां एंट्री होनी चाहिए, कहां होना चाहिए? जोर से बोलिए। मैं आपका बात सुन नहीं पा रहा हूं, मैं बहरा हो गया क्या? जोर से बोलिए। जय भीम, जय भीम। मैं जोर से बोलता हूं, आप लोग खाए हैं तभी आस्ते से बोलते हैं। दुश्मनों को यहाँ नहीं, यूरेशिया में बैठे उनको भी पता होना चाहिए कि OBC महासभा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। सारे OBC महासभा के हमारे अतिथि लोग खड़े हो जाएं। आप पे आज से मैं क्रांति का जिम्मेवारी देता हूं, और ये मंच में भाई रहते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं मंच में ज्यादा नहीं चढ़ता हूं। आपके बातों को मान के मंच में आया हूं। इलेक्शन के टाइम में यूपी बिहार में था, मैं नीचे बैठ जाता हूं और मैं आपके बात को सुनता हूं, और गांव में जाकर के मैं आपके लिए काम करता हूं। मैं मिशन कार्य हूं, मैं बाबा साहब का ब्लड हूं, मैं बुद्ध का ब्लड हूं, मैं सर चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ब्लड हूं, मैं अनंत वर्मा का ब्लड हूं, मैं VP बंदल का ब्लड हूं, और मैं आप सभी का ब्लड हूं। भाइयों, मेरे ऊपर जो जुर्म होगा उसके साथ आपको देना है, और आपके साथ जो जुर्म होगा हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। छोटी देश है नेपाल, नेपाल बहुत छोटी देश है, लेकिन वहां का जो मिट्टी है ना, इतना क्रांतिकारी है कि हर घर से खुपड़ी और तलवार निकल सकता है, और वो तलवार अभी हमने रख दिया है। हमने विचार का क्रांति शुरू कर दिया है। 2027 के बाद भारत में बदलाव होगी, अपना सरकार होगा, और नेपाल में भी अपनी संविधान और अपना सरकार होगा। और जो संविधान बाबा साहब ने लिखे हुए संविधान 116वां बार तक इसको छेड़छाड़ करके बदल दिया है दुश्मनों ने। तो जो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार हमें दिए थे, वो अधिकार को फिर लिख करके इसमें नए तरीके से जो अधिकार हमें चाहिए जीने के लिए, भारत को सुंदर भारत दुनिया में बनाने के लिए, इसके लिए हमको इस संविधान को पुनर्लेखन की भी आवश्यकता होगी साथियों। तो जनसंख्या हमारी, आप बोलिए, जनसंख्या हमारी, संविधान हमारा, तो राज भी हमारा। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? थोड़ा हाथ उठाइए, आज जोर से बोल दीजिए। मैं जगाना चाहता हूं, मैं जगाने के लिए आया हूं।